कहानी का शीर्षक आत्मघात। विभोर को ऑफिस में बहुत परेशानी आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मेहनत करना कम कर दिया था, लेकिन कभी कभी समय और किस्मत साथ नहीं देता है और जीवन में परेशानी आने लगता है। विभोर के जीवन का वही समय गुजर रहा था। ऐसी हालत में विभोर साधना का साथ चाह रहा था, लेकिन साधना के पास विभोर को सुनने का समय नहीं था। समय नहीं था या सुनना नहीं चाह रही थी, ये साधना ही जानती थी। धीरे धीरे विभोर और साधना के रिश्ते के बीच खाई बनने लगी थी। विभोर के ऑफिस में परेशानी बढ़ने का नतीजा ये निकला कि विभोर की नौकरी चली गई। जब ये खबर विभोर साधना को दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे ताना देना शुरू कर दी। ताने से शुरू ही बहस बढ़ते बढ़ते चरम स्थिति पर पहुंच गया। साधना का एक एक शब्द विभोर के कलेजे को छलनी कर रहा था। जैसे जैसे विभोर को दूसरी नौकरी मिलने में देर हो रही थी, वैसे वैसे साधना का कड़वाहट बढ़ते जा रहा था। साधना का अहम कि मैं घर चलाती हूँ विकराल रूप लेते जा रहा था। अब उसके जवान से कभी विभोर के लिए अच्छी बातें नहीं निकलती थी। विभोर तो एक और अपनी नौकरी से परेशान था, दूसरी ओर घर आकर भी उसे चैन नहीं था। विभोर दिन भर अपने पुराने जान पहचान वाले से नौकरी के लिए बात कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन रहा था। घर बैठे बैठे उसे मन नहीं लग रहा था और समय गुजारना उसे पहाड़ सा लग रहा था। तो टहलने के लिए अपने घर के छत पर चला गया। वहाँ बहुत सारी महिलाओं को अपने घर की साफ सफाई और अपना समय गुजारने के लिए क्या क्या करती है, इन सब बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब वो नीचे आया तो उसे अपना घर भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। वो उन महिलाओं से प्रभावित होकर अपने घर को साफ सुथरा करने में लग गया। शाम तक उसका घर व्यवस्थित और साफ हो चुका था। फिर उसने सोचा, कई दिनों से साधना से लड़ाई हो रहा है, तो क्यों ना उसके पसंद का खाना मंगवा लूं। रात का 9 बज चुका था, परंतु साधना अभी तक नहीं आई थी। तो विभोर ने उसे कॉल लगाया। साधना फ़ोन नहीं उठाई। विभोर दूसरी बार फिर कॉल लगाया। अब की बार साधना उसके कॉल को काट दी। विभोर बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गया और साधना का इंतज़ार करने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद साधना की गाड़ी की आवाज़ आई। विभोर कॉल बेल बजने का इंतज़ार किए बगैर जाके दरवाज़ा खोला। साधना कमरे में प्रवेश की, पर साफ सुथरा और व्यवस्थित कमरे को देखकर भी उसका ध्यान घर पर नहीं गया। विभोर साधना को बताया कि उसके पसंद का खाना मंगवाया है। जब तक तुम फ्रेश हो लो तब तक मैं खाना गर्म करता हूँ। साधना मुंह बिचकाते हुए बोली, मैं खाना खा चुकी हूँ और थक भी गई हूँ, तुम खा लो। मेरे ऑफिस में आर्यन है ना, प्रोजेक्ट हेड, वो पार्टी दिया था प्रोजेक्ट पास होने की खुशी में। ये सुनते ही विभोर का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया और बोला, मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि काम के वजह से व्यस्त होगी, इसलिए मेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाई होगी, परंतु मैडम तो पार्टी में बिजी थी। विभोर बड़बड़ा रहा था। तब तक साधना दरवाजे पर पैर मारकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। विभोर वहीं हॉल में ही सोफे पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर था। एक तरफ नौकरी ना मिलने के कारण परेशान था, दूसरी ओर साधना का बेरुखी। उसे तो जिंदगी बेरंग लग रहा था। कुछ महीने यूं ही गुजर गया। साधना वक्त बेवक्त आने जाने लगी थी। बस अंतर यह था कि विभोर अब उससे पूछना छोड़ दिया था। शाम को विभोर थका मांदा घर लौट रहा था, तभी एक गाड़ी से टकराते टकराते बाल बाल बचा। गाड़ी वाला गाड़ी से उतरकर विभोर को झकझोरते हुए पूछा, क्यों भाई, मरने का इरादा है क्या? जब दोनों का नज़र टकराया, वो उसके कॉलेज का दोस्त शिवम था। फिर शिवम गाड़ी पार्क करके विभोर के साथ एक कॉफ़ी हाउस में बैठा, तो बातों ही बातों में शिवम ने बताया कि उसके ऑफिस में एक जगह खाली है जो डिग्री के हिसाब से विभोर के लिए उपयुक्त था।
ऑफिस का पता लिखवाकर दूसरे दिन मिलने का वादा करके दोनों एक दूसरे से विदा लिया। कई महीने बाद आज विभोर खुश था। रास्ते भर ये सोचकर खुश हो रहा था कि साधना सुनेगी तो उन दोनों के रिश्तों के बीच की खाई कुछ कम हो जाएगी। परंतु जब घर पहुंचा तो साधना का लिखा एक नोट टेबल पर मिला, जो सिर्फ एक पंक्ति का था, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ। नोट पढ़ते ही विभोर बड़बड़ाने लगा। कहाँ जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, कुछ नहीं। साधना मुझे कॉल करके बताना भी मुनासिब नहीं समझी। फिर उस नोट को फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और इन सब बातों से ध्यान हटाकर जोर शोर से इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। कई बार उसका मन किया कि साधना को फ़ोन लगाए और कल के बारे में जानकारी दे। फिर ये सोचकर कॉल नहीं किया कि नौकरी मिलने के बाद ही उसे बताऊंगा। दूसरे दिन विभोर सुबह सुबह तैयार होकर समय से ऑफिस पहुंच गया। वहां शिवम उसका मुलाकात अपने बॉस से करवा दिया। विभोर की डिग्री और एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे नौकरी मिल गया। उसका तनख्वाह पिछली कंपनी की अपेक्षा इसमें अच्छा खासा बढ़ गया। वहाँ से निकलकर साधना को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला। अभी नंबर डायल ही करना शुरू किया था कि दूसरी ओर से साधना का ही कॉल आ गया। वो साधना का कॉल देखकर खुश हो गया। साधना बोली, घर जल्दी आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। विभोर बोला, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तुम घर आ गई हो? साधना ने हाँ में जवाब दिया। विभोर अभी बात कर ही रहा था, लेकिन दूसरी ओर से कॉल कट गया। विभोर अपने और साधना के बीच बनी खाई को पाटना चाह रहा था, इसलिए वो अपने ऑफर लेटर के साथ एक फूल का गुलदस्ता लिया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा साधना अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। विभोर उसे कुछ बताता उससे पहले ही उसके हाथ में तलाक का नोटिस पकड़ा दी। विभोर नोटिस पढ़ते ही बोला, ये क्या है? परेशानी किस रिश्ते में नहीं आता है, इसका मतलब ये थोड़े ही कि परेशानी को दूर करने के बजाय रिश्ता ही तोड़ दो। साधना बोली, विभोर, हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तुम तो जानते ही हो मेरे प्रोजेक्ट हेड आर्यन को, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। विभोर अवाक उसे देखता रह गया और वो अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। विभोर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। साधना एक एक करके अपना सारा सामान गाड़ी में रखी और पल में उसकी आंखों से ओझल हो गई। विभोर वहीं बालकनी में बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेब में पड़ा ऑफर लेटर वहीं टेबल पर रख दिया। रात कैसे गुजरा, कब सुबह हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। फ़ोन शिवम का था। शिवम का मन रखने के लिए वो अनमने ढंग से तैयार होकर ऑफिस आ गया। लंच के समय जब शिवम से मिला तो उसे सारी बातें बताया। शिवम उसे समझाया। रात को जब विभोर घर लौटा तो घर का सूनापन उसे काट रहा था। नतीजा ये हुआ कि विभोर अब देर रात तक ऑफिस के कामों में लगा रहता और जब खाली समय होता तो उपन्यास पढ़ने में उसका समय बीत जाता। धीरे धीरे अपने आप को काम में झोंक दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था विभोर का पद प्रतिष्ठा बढ़ते जा रहा था। शिवम उसे अक्सर समझाता कि अपनी ज़िंदगी को नए रंग में रंगने की कोशिश तो करो, परंतु विभोर चाहकर भी अपना पांव आगे बढ़ा नहीं पा रहा था कि उसे साधना का बेवफाई याद आ जाता और वो अपने कदमों को रोक देता। शिवम की शादी का सालगिरह पार्टी था। शिवम के जिद के वजह से विभोर उसके घर आया। पार्टी में उसकी मुलाकात रेवती से हुआ। रेवती एक लेखिका थी, अक्सर अपनी लेखनी की वजह से चर्चा में रहती थी। वो शिवम की पत्नी की सहेली थी। रेवती के उपन्यास का कथांक औरों से अलग होता था। विभोर को पढ़ने का शौक था। अपने काम के बाद वो किताबों में ही घुसा रहता था। रेवती का लिखा कई उपन्यास वो पढ़ चुका था। रेवती से मिलकर विभोर को अच्छा लगा। रेवती भी अपने जीवन में विश्वासघात सह चुकी थी, जो उसके लेखन में साफ झलकता था। शायद यही वजह था कि विभोर को रेवती के उपन्यास पसंद था। आज दोनों का आमना सामना एक संयोग था कि किस्मत का लिखा, पता नहीं, लेकिन जो था वो दोनों के लिए काफ़ी सुखद था। पार्टी में दोनों एक कोना पकड़कर बैठ गया और वो रेवती के लिखे उपन्यासों के नामों को बताता जा रहा था और रेवती जवाब में सिर्फ, आपने ये भी पढ़ा है? अच्छा, तो आपने ये भी पढ़ा है?
रेवती बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरा लिखा लगभग सारे उपन्यास को पढ़ लिए हैं। जवाब में विभोर मुस्कुरा दिया। पार्टी के बाद रेवती और विभोर अक्सर मिलने लगे थे। दोनों की शामें साथ गुजरने लगी थी। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। इसकी जानकारी जब शिवम और उसकी पत्नी को मिला तो दोनों बहुत खुश हुए। फिर वो दिन भी आया जिस दिन दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों का घाव भर चुका था परंतु उसके निशान अभी भी थी। इसलिए विभोर उस घर को बेच दिया और वहाँ से रेवती के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ा। नया शहर, नया शुरुआत, नया साथ दोनों को भा रहा था। जिंदगी खुशनुमा गुजर रहा था। समय के साथ साथ विभोर का कद भी बढ़ता ही गया। अब तो वो एक जाना माना बिजनेसमैन बन चुका था। रेवती का लेखन कार्य भी चल रहा था। दूसरी ओर आर्यन के साथ साधना निकल तो पड़ी थी, परंतु कुछ ही समय में साधना को आर्यन का हकीकत का पता चल चुका था। आर्यन किसी के साथ तभी तक रहता था जब तक उसे कोई दूसरा खूबसूरत चेहरा नहीं मिल जाता था। साधना किसी तरह समय काट रही थी। आर्यन उससे साफ साफ कह चुका था कि मैं ऐसा ही रहूँगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। जब तक बात बाहर की थी तब तक साधना बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन एक दिन आर्यन घर आया तो उसके साथ एक लड़की थी। साधना के मुंह पर ही डिस्टर्ब मत करना बोलते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। साधना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन साधना को विभोर का बहुत याद आ रहा था। आर्यन का हरकत जब साधना के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो एक दिन घर से निकल गई। अपनी सहेली के फ्लैट पर पहुंची तो उसकी सहेली बोली, मेरी रूममेट घर गई है, इसलिए जब तक वो नहीं आती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। एक दिन अखबार में निकला एक विज्ञापन पर उसका नज़र पड़ा। रेवती प्रकाशन को एक मैनेजर की आवश्यकता है। उसकी सहेली बोली, ये तो किसी दूसरे शहर का है। तो साधना बोली, अपनी नई पहचान बनाने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। और फिर निकल पड़ी एक नई अनजान शहर की ओर। जब वो रेवती प्रकाशन पहुंची तो उसकी मुलाकात रेवती प्रकाशन की मालकिन रेवती से हुआ। साधना को नौकरी मिल गया तो रेवती को बताई कि शहर में वो नई है और किसी को नहीं जानती है, तो उसके रहने का इंतजाम भी ऑफिस के बगल में ही रेवती करवा दी। साधना अपने काम में लग गई। रेवती को उसका काम करने का तरीका बहुत पसंद आया और धीरे धीरे रेवती अपने ऑफिस की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी। समय बीतने के साथ साथ रेवती और साधना के बीच आपसी तालमेल बन गया था। एक दिन रेवती साधना से पूछी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मुझे बताओगे कि तुम अकेले एक अनजान शहर में। साधना अपनी पूरी कहानी रेवती को बताई। कहानी सुनकर रेवती समझ चुकी थी कि साधना कौन है। आज शाम को जब घर आई तो मन हुआ कि विभोर को बताए, लेकिन विभोर को दुख न हो ये सोचकर चुप रह गई। एक दिन विभोर रेवती को लेने उसके ऑफिस आया। उस दिन विभोर को साधना देखी। विभोर को देखकर साधना का सोया अरमा जाग गया और विभोर को वापस पाने के लिए वो विभोर के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दी। विभोर का पद प्रतिष्ठा जानकर साधना का इच्छा और प्रबल हो गया। वो अब किसी भी कीमत पर विभोर को पाना चाहती थी। रेवती अपने प्रकाशन के काम से शहर से बाहर गई हुई थी, इसलिए विभोर प्रकाशन का कार्य देखने ऑफिस आया। मौका पाकर साधना केबिन में आ गई। विभोर अचानक उसको देखते ही आश्चर्य में पड़ गया और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे। साधना बोली, ये सब छोड़ो विभोर, और उससे लिपट गई और रोते रोते बोली, विभोर तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे, उसी प्यार के वास्ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ विभोर मुझे माफ़ कर दो। विभोर उसे अपने से अलग करते हुए बोला, नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं रेवती से प्यार करता हूँ, वो मेरी पत्नी है। पहले साधना गिड़गिड़ाई और जब विभोर नहीं माना तो उसे धमकाते हुए बोली कि मैं रेवती से कहूँगी कि तुम मुझे यहाँ बुलाए हो और अकेले पाकर मेरे साथ। विभोर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम इतना गिर जाओगी। साधना बोली, विभोर मुझे तुम वापस चाहिए और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रेवती का काम जल्दी समाप्त हो गया था, इसलिए वो वापस आ गई। साधना रेवती को खिड़की से आते देख ली, इसलिए वो विभोर से दोबारा लिपट गई। रेवती कमरे में आ चुकी थी। विभोर और साधना को ऐसे देखकर वो कुछ बोलती इससे पहले साधना बोली, रेवती आप ऑफिस में नहीं थी तो विभोर मुझे कैबिन में बुलाकर, आप नहीं जानती हैं, आखिर बरसों हम दोनों पति पत्नी रह चुके हैं।
विभोर कुछ बोलता उससे पहले ही रेवती साधना का हाथ पकड़कर उसे खींची और एक तमाचा उसके गाल में जड़ दी। फिर बोली, जिस दिन तुम मुझे अपना कहानी बताई थी उसी दिन मैं समझ चुकी थी कि तुम कौन हो, लेकिन ये सोचकर कि विभोर को खोकर और आर्यन से धोखा खाकर तुम सुधर चुकी होगी, इसलिए मैं विभोर और तुमसे कुछ नहीं कही। रेवती का आखिरी पंक्ति था, विभोर की जिंदगी से तो तुम पहले ही जा चुकी हो, मेरे ऑफिस में भी अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेवती विभोर के हाथों को थामे वहाँ से निकलकर सामने लगी गाड़ी में बैठकर साधना के आंखों से ओझल हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।